एक कृषि है। एक ही फार्म हाउस पर दुग्ध उत्पादक पशुओं को पाला जाता है। चारागाह में अलग अलग समय के लिए अलग अलग बीजों का प्रयोग किया जाता है। एक जो चारागाह का चारा खत्म होता है तो दूसरा पनप के तैयार होता है और इस तरह से बाड़ के अंदर ही पशुओं को रखा जाता है। यह मिश्रित कृषि कहलाता है। इसके बाद है आपका डेयरी कृषि, जिसको हम कहते हैं दुग्ध उत्पादन कृषि। यह डेनमार्क, न्यूजीलैंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे ये कनाडा में भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, स्पेन में भी किया जाता है। ये दूध के मांस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग किस्म के आनुवांशिक जो नस्लें हैं, गाय, सूअर, भेड़ और बकरियों की, उसको ये बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं, जहाँ चिकित्सक होते हैं, जहाँ स्वच्छता के साथ पशुओं का पालन होता है और पूरे विश्व लेवल पर इसकी डब्बों में बंद पॉस्चराइज्ड दूध और ड्राई मिल्क और मांस को परिसंस्करण शालाओं में तैयार कर डब्बों में बंद करके मांग क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। इसको डेयरी कृषि के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागर, एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशियाई देशों के बीच तीन ओर से स्थल से घिरा जो सागर है वही भूमध्य सागर कहलाता है। भूमध्य सागर के तीनों ओर के देशों में भूमध्य सागर की जलवायु से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा के कारण यह कृषि शीतकालीन फलों, रसदार फलों के लिए, खास करके अंगूर और नींबू, संतरे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और खाद्यान्न फसलों के रूप में गेहूं के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यह प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो शीतकालीन वर्षा का जो प्रदेश है, जिसके कारण इनके खेती वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं और पूरी दुनिया में यह अपने अंगूर के लिए, अपने गेहूं के लिए और सेब और संतरे के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान खेती, जिसको हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, यह मोटे तौर पर बड़े औद्योगिक जो शहर हैं, नगर हैं, उनके करीब ही इसकी पैदावार की जाती है, ताकि औद्योगिक नगरों को, महानगरों को ट्रक के माध्यम से सब्जियों को उपलब्ध कराया जा सके। उद्यान कृषि मुख्य रूप से फूलों की खेती होती है, जो फूलों की बड़ी शहरों में मांग होती है, तो ये उद्यान कृषि से फूलों को और अपने साग सब्जियों को जो जल्द खराब हो सकती है, उसको ट्रक के माध्यम से उद्योगों में भेजा जाता है
औद्योगिक नगरों को भेजा जाता है। यह मुख्य रूप से जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक प्रदेश जो सुपीरियर झील, महान झील के आसपास शिकागो हो या डेट्रॉइट हो, न्यूयॉर्क हो, इन शहरों के लिए ये खेती उसी क्षेत्र में उद्योग और महानगरों के आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद सहकारी कृषि, यह आदर्श कृषि के रूप में 20वीं शताब्दी में डेनमार्क से प्रारंभ हुआ, जहां किसान के समूह स्वेच्छा से अपनी अस्थाई फॉर्म को एक साथ मिलाकर अपनी पूंजी के सहयोग से उत्पादन प्रारंभ करता है और सब अपनी भूमि और लगाए गए पूंजी के अनुपात में फसल का उत्पादन करते हैं। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ये धीरे धीरे फ्रांस में डेवलप हुआ, स्पेन में डेवलप हुआ और कोऑपरेटिव कृषि का अनुसरण देश की आज़ादी के बाद भारत में भी किया जाने लगा। इसमें सरकार की सहायता केवल पूंजी के रूप में होता है। जब भी सहकारी समिति जो खेती मिलकर करते हैं, जो किसान, उनको जब कम पड़ते हैं तो सस्ते ब्याज दरों पर सरकार उसे मदद पहुंचाती है। यह कृषि मैंने जैसे पहले कहा कि डेनमार्क में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। वहाँ छोटे छोटे किसान अपनी ज़मीन को एक साथ मर्ज कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसकी ज़मीन भी बची रह गई और उत्पादन, बड़े खेत बनने के बाद उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से हुआ। वैज्ञानिक कृषि के लिए फॉर्म का रूप बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। तो इस तरह से ये सहकारी कृषि मुख्य रूप से यूरोपियन देश में प्रचलित है। इसके बाद आता है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि ये केवल रशिया में यूएसएसआर में स्टालिन के द्वारा आरंभ किया गया था। ये कम्युनिस्ट सरकार के समय में किसानों को, बड़े किसानों की अधिकांश जमीन को सामुदायिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और छोटे से टुकड़े किसानों को व्यक्तिगत निजी कृषि के लिए छोड़ दिया और जितने बड़े किसानों की ज़मीन ली गई उस पर सरकार के द्वारा खेती की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उसको एक टारगेटेड उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर किया कि इस बड़े फार्म हाउस में आप सभी किसान अपनी श्रम के द्वारा उत्पादन कीजिए और इस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। वह लक्ष्य गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लिया जाता था और जो अधिशेष उत्पादन से अधिक होता था, लक्ष्य से अधिक उत्पादन होता था, वह उन किसानों में बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ समझने की है कि जमीन किसानों की, लेकिन उस पर सामुदायिक अधिकार हो गया, यानी सरकार की जमीन हो गई, उसमें उत्पादन लागत सरकार की है, मेहनत किसानों की है, किसान की उत्पादन करेंगे और सरकार अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करेंगे तो वह उसका होगा और बचे हुए भाग ही किसानों तक आता था।
तो ये सामूहिक कृषि को रशियन भाषा में कोल खोज के रूप में जाना जाता है। यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका और ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब प्राथमिक आर्थिक क्रिया का अंतिम भाग होता है खनन की क्रिया। खनिजों को निकालना यह भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं। यह 4 चीज़ों से पर निर्भर होता है। किसी भूगर्भ में जो खनिज है उसका सर्वेक्षण भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है और उसकी मात्रा, गुणवत्ता, उसकी गहराई, निकालने में आने वाले खर्च और उसका बाजार में मूल्य को ध्यान में रखकर, यानी ये 5 चीज़ किसी भी जगह के खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। पहला, भूमि के अंदर उसकी मात्रा, खनिजों की मात्रा, गुणवत्ता और बाजार में उसका क्या वैल्यूएशन है, मूल्य है, उसको निकालने की प्रौद्योगिक क्षमता क्या है, वहाँ तक पहुँचने के लिए यातायात के क्या साधन हैं। ये सभी कुछ ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रदेश के खनिजों का दोहन किया जाता है। यहाँ दोहन से मेरा मतलब है एक्सकर्शन, उसको निकालना। अब है कि ये निकालने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं धरातलीय खनिज, दूसरे को कहते हैं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन जिसके जो आरंभिक जो प्रौद्योगिकी तरीके थे कि ज़मीन की खुदाई करके और जो प्राचीन औजार हैं उनके माध्यम से खनिजों को बाहर निकालना और उसका बाजार में पहुंचाना। तो ये धरातल को तोड़कर धरातल के अंदर खुदाई करके मजदूरों के द्वारा उसकी पहचान कर बाहर निकालने का काम अधिक लेबर के द्वारा किया जाता था, जिसमें खतरे की संभावना कम होती थी और इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरीके जो डेवलप हुआ उसको वैज्ञानिक तरीके कहते हैं भूमिगत खनन या कुबकी खनन। इसमें धरातल के अंदर मशीन के द्वारा वेधन करके होल बनाकर अंदर जाना होता है लिफ्ट के माध्यम से, और फिर वहाँ मशीनों से कटिंग करके बड़े बड़े होल बनाकर फिर लिफ्ट के माध्यम से उस खनिजों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें बहुत सारे मशीन की आवश्यकता होती है और इसमें खतरे ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंदर तरह तरह के विषैले गैस होते हैं, उसमें दरारें पड़ती हैं तो भूमिगत जल भी उसमें पहुंचता है और कभी कभी यह ऊपर से ज़मीन के ऊपर के बसे हुए भाग या ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वो धंसने का भी खतरा बना रहता है। इसीलिए कुबकी खनन वैज्ञानिक खनन है। उनका मानना है कि इससे प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, ज़मीन के अपव्यय होने से बचत होता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा गया है कि कुबकी खनन के अंदर ही हल्के भी झटके आने से, भूकंप के झटके आने से ये धंसते हैं, हजारों मजदूर मारे जाते हैं। कभी इसमें पानी के आंतरिक स्रोत के आ जाने से ये अंदर के भाग पानी में डूब जाता है जहाँ खनिजों की मृत्यु होती है। कभी कभी
विषैले गैस भी निकलता है और इससे बड़ी हानि होती है। इसलिए इस तरह की जो खनन प्रक्रिया है वह प्रदूषण मुक्त नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। इसको किलर माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।